देखो आज हम मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक सही। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। देखो दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन दोनों का मतलब ये यूज़ जो है वो एक ही संदर्भ में हो जाता है। ज़्यादातर लोग इन दोनों का अलग मतलब जानते ही नहीं। ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमी दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं थोड़ा सा। बस क्या है, मतलब एक सिद्धांत है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स क्या है कि इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है जहां व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि आपके पास इकोनॉमिक्स में क्या है, उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जहां पर कोई व्यक्ति, समाज हो या फिर सरकार हो, वो उनके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर फोकस करते हैं। ये तो कहलाता है आपका इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स वो एरिया है या वो आपके पास मतलब इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति, समाज या सरकार अपने कम संसाधनों से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है। जबकि अगर इकोनॉमी की बात करूं मैं डेफिनेशन के स्तर पर, तो यहाँ पर आपके पास जो भी हम आर्थिक गतिविधियों में सिद्धांत हैं, ठीक है नहीं, हमने इकोनॉमिक्स में इसमें इकोनॉमिक्स में जो भी सिद्धांत पढ़े, इस सिद्धांत को अप्लाई कर कर हम अपने कम से कम संसाधनों का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो उन सिद्धांतों का जो प्रैक्टिकल आपके पास रूप है उसे कहते हैं आपके पास इकोनॉमी, व्यवहारिक रूप। यानी जो भी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं या नियम हैं उनका व्यवहारिक रूप कहलाता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो दोनों में इतना इतना अंतर है। यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिनसे यानी कम संसाधनों का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। और यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल रूप है कि सिद्धांत जो आपने पढ़े या जो भी आपके तरीके हैं उन्हें अप्लाई कैसे किया जाए। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर मतलब अर्थशास्त्र एक अगर विज्ञान के रूप में देखें, ठीक है नहीं, देखो हमने सिंपल डेफिनेशन अभी आपको समझाई। अगर हम विज्ञान के रूप में देखें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उद्देश्यों और विकल्पों वाले सीमित संसाधनों से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि विज्ञान के रूप में अगर अर्थशास्त्र को देखा जाए तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के पास जो सीमित संसाधन हैं उनका मानव व्यवहार में कैसे प्रयोग करता है, इस चीज़ का अध्ययन करता है। ठीक है नहीं, कि अगर विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को देखें तो हमारे पास जो भी सीमित संसाधन होते हैं हम उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रयोग करते हैं, इस चीज़ का जो अध्ययन है वो भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है नहीं। अगर विषय के रूप में अर्थशास्त्र को देखें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगर एक सब्जेक्ट के रूप में देखें अर्थशास्त्र को तो यहाँ पर वस्तुओं, सेवा, वस्तु तो आपके पास जानते हो आप वस्तु क्या होती हैं, सेवा क्या होती है कि जो भी आप कोई किसान अगर टमाटर का उत्पादन कर रहा है तो टमाटर तो आपके पास वस्तु है सब्जी के रूप में। उत्पादन हुआ उसका मतलब उन्हें पैदा किया गया, वो उत्पादन हो गया। अब वो एक कोई व्यक्ति ठेली पर अगर टमाटर बेच रहा है तो वो सेवा उपलब्ध करा रहा है, तो वो सेवा हो गई। वितरण हो गया, टमाटर किसान के खेत से मंडी तक आ रहा है तो वो वितरण हो गया। और जो लोग हैं वो टमाटर खरीद कर अपने घर पर टमाटर की चटनी बना रहे हैं, सब्जी में डाल रहे हैं, तो वो उपभोग हो गया। समझ में आया। उत्पादन का मतलब टमाटर का उगाया जाना, वितरण का मतलब उसे जहाँ डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना और डिस्ट्रीब्यूट करना डिमांड के अनुसार। सेवा का मतलब टमाटर बेचने वाले लोग या जो बीच में आपके पास टमाटर को किसान के खेत से और मंडी तक ले जा रहे हैं वो जो सेवा दे रहे हैं। और उपभोग का मतलब अंतिम स्तर पर टमाटर हम लोगों के पास आ जाना और हम लोगों द्वारा उसका यूज़ करना।
तो विषय के रूप में अगर हम इकोनॉमी को देखें, इकोनॉमिक्स को, तो अर्थशास्त्र वो विषय है जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन हो, सेवाओं का, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका वितरण और उपभोग की प्रक्रिया के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के पिता हैं, ठीक है नहीं। और इनकी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, काफ़ी फेमस बुक है अर्थशास्त्र की, जिसे धन का विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ। बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जिसे अर्थशास्त्र का धन कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में कुल मिला के अर्थशास्त्र क्या है कि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां, उनका जो अध्ययन हम करते हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगर आप चाय दुकान से चाय की पत्ती भी, मतलब चाय जो होती है या चीनी कुछ भी खरीद के ला रहे हो, मतलब मनुष्य कुछ भी आर्थिक गतिविधि कर रहा है, वो सारा जो आर्थिक गतिविधि है उसकी वो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट होगी। तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो कहलाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है नहीं। और इकोनॉमी में क्या काम करते हैं, मनुष्य जो भी अपने उसके पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके प्रयोग करने के लिए जो भी सिद्धांत अप्लाई कर रहा है उनका हम व्यवहारिक अध्ययन, ठीक है नहीं, वो क्या कहलाता है आपका इकोनॉमी। जैसे मान लो आपको ये पता है कि मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे डालकर इस टाइप से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आपने सोच के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर ये माना। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, वो होता है उसका, आप फिर इकोनॉमी के पार्ट हो जाते हो, यानी कि व्यावहारिकता में आप आ जाते हो। बात आ रही नहीं। किसी भी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था का जो व्यावहारिक रूप है वो उसकी इकोनॉमी को दर्शाता है। तो जब हम किसी देश के बारे में बात करते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, तो हम उसके व्यावहारिक पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया भैया अर्णव? अब तो नहीं लग रहा है ऐसा, कि ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपको जब समझोगे तभी तो समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की जो ये विषय। तुम कहाँ थे? अर्थव्यवस्था ही बता दिए, अर्थव्यवस्था ही बता दिए, ठीक है नहीं। जो भी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन, यानी कि आपको ये पता है कि जैसे मान लो तुम हो, तुम्हें ये पता है कि सोने में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ मिलता है, ठीक है नहीं। ये आपने सिद्धांतिक रूप पर पढ़ा। तो अगर आप मुझसे कह रहे हो कि सोने में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लाभ मिलेगा, ठीक है नहीं, तो ये आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब आप सोने को खरीदते हो, जब आप सोने को खरीदते हो और वहाँ आप उस प्रक्रिया से जुड़ते हो, तो वो आपका कहलाता है इकोनॉमी, ठीक है नहीं। तो व्यावहारिक स्तर पर जहाँ पे अर्थशास्त्र का अध्ययन हम करते हैं कि किस वस्तु को बेचने से कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, ये सारी चीज़ आपकी कहलाती हैं इकोनॉमी का पार्ट। और केवल सैद्धांतिक स्तर पर कि टमाटर की फसल को उगाएंगे तो टमाटर इतने किलो, मतलब एक प्लानिंग के टाइप पर, ठीक है नहीं, सिद्धांत के स्तर पर जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी नियम है या सिद्धांत है उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम पढ़ ले तो वो आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है नहीं। तो दोनों में अंतर यही है कि यहाँ सैद्धांतिक रूप से कम संसाधनों का हाँ बताइए। और क्या बताएं तुम्हें, इतनी देर से बताना रही, और क्या बता रहे हैं बताइए। अरे भैया ये बताइए, तुमसे और क्या बता रहे हैं। तुमने प्लान करा कि टमाटर को उगाएंगे, इतने कुंटल पर हिसाब से सारी चीज़ें निकलेंगी, फिर उसकी टमाटर की चटनी बनेगी, ये तुमने जब प्लानिंग के हिसाब से तुमने करा। और जब आप उसे व्यवहारिकता में यूज कर रहे हो, ठीक है नहीं, टमाटर तुमने आपने खेत में लगा दिए, बो दिया, फिर उसके बाद उसका चटनी बनवाया जाके फैक्ट्री में, तो वो आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया। और केवल आपने
बताइए। हाँ तो अरे बोलने में वर्ल्ड पे देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ तो आप ये समझिए कि सिद्धांतों और नियमों की बात हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी तो आप ये समझिए कि प्रैक्टिकल बात हो रही है, प्रैक्टिकल के बारे में। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आप सोने में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ होगा, तो ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का। और मैं आप और आपने इन्वेस्ट किया सोने में, उस प्रक्रिया का भाग बने, आप गए सुनार के पास और आपने सोना वहाँ खरीदा, तो वो पार्ट हो गया इकोनॉमी का। समझ रहे हो? अभी आप घर पे बैठे हुए हिसाब लगा रहे हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और उसका ये बेनिफिट मिलेगा और इस टाइप से मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा, तो ये पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का। और जब आप यूपीएससी की कोचिंग करना शुरू कर देते हो, पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, नोटबुक खरीद कर लाते हो, पेन खरीद कर लाते हो, तो ये पार्ट है इकोनॉमी का। समझ में आ गई? जो व्यवहारिक अध्ययन है वो इकोनॉमी है। क्या? तो ये सारी चीज़ है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। बस यहाँ पर क्या व्यवहार में चीज़ें लाई जाती हैं, यहाँ पर सिद्धांतों नियमों के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो आपको ये पता है कि डिमांड और सप्लाई वाला रूल आपको पता है कि डिमांड बढ़ेगी, मतलब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। आपको ये रूल पता है, तो ये पार्ट है इकोनॉमी का। लेकिन जब आप वास्तव में वस्तु जब आती है और उसकी मतलब सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, तो वास्तविकता में जब वो आपके पास आती है तो वो ये पार्ट है इकोनॉमी का। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। एडम स्मिथ जो है वो उसके पिता हैं इकोनॉमी के, और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्यों भाई? अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के जो फैक्टर हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है नहीं? तो अगर मैं अर्थव्यवस्था के फैक्टर की बात करूं तो अर्थव्यवस्था दो भागों में बंटती है। अर्थव्यवस्था के दो भाग हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो से पता चला, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म से। ठीक है नहीं? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक होता है समष्टि यानी मैक्रो। मैक्रो नाम से पता चला है कि बड़े स्तर की बात चल रही है। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि अर्थव्यवस्था का वो भाग जो छोटी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है। ठीक है नहीं? इसके अंतर्गत जो छोटी आर्थिक इकाइयां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो छोटी आपके पास फर्म है या कोई व्यक्ति के स्तर पर बात हो रही है, तो उसका जो अध्ययन किया जाएगा उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो, या एक उपभोक्ता के बारे में बात हो, या एक फर्म के बारे में बात हो, यानी छोटे स्तर पर जब इकोनॉमी को छोटे स्तर पर देखा जाता है तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमी। उपभोक्ता के स्तर पर कि अगर टमाटर के पैसे बढ़ेंगे तो उपभोक्ता को नुकसान होगा। ठीक है नहीं? तो उपभोक्ता के स्तर पर हम देख रहे हैं उस चीज़ को, एक उपभोक्ता के स्तर पर या एक व्यक्ति के स्तर पर या एक फर्म के स्तर पर कि फला एक फर्म को नुकसान होगा, एक फर्म को फायदा होगा, इस टाइप से। तो वो इकोनॉमी जो कहलाती है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। इसमें क्या है, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये बाजार में जो कीमत होती है उससे उससे निर्धारित इसका निर्धारण उससे होता है। ठीक है नहीं? बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित होती है। जैसे आपके पास उपभोक्ताओं ने वस्तुओं को ज़्यादा खरीदा तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, उपभोक्ताओं ने वस्तुओं को कम खरीदा तो वस्तु की कीमत घट गई। ठीक है? ये जो आपके पास है, जो कीमत सिद्धांत से आपके पास जुड़े होते हैं मुद्दे, वो उनका सारा हम अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। समझ में आ रही है? कोशिश इसमें यही याद पहले पढ़ लीजिए भी आप, एकदम तीसरी पर मत पहुंचिए। ठीक है नहीं? उपभोक्ता का जो सिद्धांत है वो इस बात का अध्ययन करता है कि उपभोक्ता अपने अपने हिसाब से, यानी आप भिन्न भिन्न प्रकार से पैसा
खर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। वही जो कंज्यूमर है उसका ये रहता है कि वो ज़्यादा से मतलब चाहे पैसा भले ही उठ जाए, विभिन्न क्रियाकलापों में पैसा खर्च करता है और अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है कि मुझे अगर सफ़ेद रसगुल्ले खाने हैं तो मैं सफ़ेद रसगुल्ले खाऊंगा, काले खाने तो काले खाऊंगा, रसमलाई खानी है तो रसमलाई खाऊंगा। विभिन्न क्षेत्रों में वो जो है उपभोक्ता इन्वेस्ट करता है। तो जब विभिन्न क्षेत्रों में वो इन्वेस्ट करता है तो उन क्षेत्रों में परिवर्तन आता है। अगर मैं रोज़ एक सफ़ेद रसगुल्ला खाऊंगा तो जो हलवाई है उसकी डिमांड बढ़ेगी, रोज़ एक रसगुल्ला तो उसका बढ़ेगा ही, ठीक है नहीं। उसे ये तो पता ही है कि एक व्यक्ति खाएगा। तो वो उस स्तर पर जो अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे छोटे स्तर पर तो वो माइक्रो के अंतर्गत आएगा। तो ये एक उपभोक्ता के स्तर पर हमने किया, उपभोक्ता के स्तर पर कि उपभोक्ता जब वस्तुओं भिन्न वस्तुओं में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। मान लो इस समय जाड़ों का सीज़न है तो जो जैकेट वगैरह हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस समय आपके पास अन्य कपड़ों के मुकाबले जो जैकेट वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस टाइप से ये माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, छोटे आपके पास स्तर को देखना। इस समय आपको ये पता है कि हाँ जाड़े आ रहे हैं तो जैकेटों की मांग बढ़ेगी क्योंकि उपभोक्ताओं के व्यवहार पर निर्भर करेगा, ठीक है नहीं। अब उत्पादक का व्यवहार इस पर क्या कैसे निर्भर करता है कि अब उत्पादक को ये पता है कि जाड़ों का मौसम हो रहा है, जैकेटें ज़्यादा आएंगी तो वो क्या काम करने लगेगा, जैकेटों की ज़्यादा बनावट करने लगेगा, जैकेटों की ज़्यादा बनाई होने लगेगी, ठीक है नहीं। जैकेट ज़्यादा उत्पादित होने लगेंगी क्योंकि उत्पादक को ये पता है कि इनसे लाभ मिलेगा, अब इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता किस वस्तु का मतलब उपभोक्ता किस वस्तु का उत्पादन करेगा, यानी उपभोक्ता नहीं होगा या उत्पादक होगा। जो उत्पादक है आपके पास वो किस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा और उसका लाभ कितना होगा। इन सारी चीज़ों को हम जो देखते हैं मार्केट में कि उपभोक्ता किन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे, उत्पादक किन वस्तुओं का ज़्यादा मतलब उत्पादन करेगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके मार्केट से। और कीमत सिद्धांत भी यही है भाई, कीमत सिद्धांत इन दोनों पर निर्भर है। अगर किसी वस्तु को ज़्यादा खरीदा गया उपभोक्ताओं के द्वारा तो उसकी कीमत बढ़ गई, किसी वस्तु को कम खरीदा गया तो उसकी कीमत कम हो गई। तो ये भी सिद्धांत यही बताता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, यानी कैसे निर्धारित होती है। तो कीमत सिद्धांत। तो माइक्रो इकोनॉमी में जो है हम एक प्रकार से सूक्ष्म लेवल का जो मार्केट है यानी उत्पादक, उपभोक्ता और डिमांड एंड सप्लाई, इनके एक प्रकार से छोटे स्तर पर जो भी डिमांड और सप्लाई है, उपभोक्ताओं का जो व्यवहार है या उत्पादों का जो व्यवहार है, हम उसका अध्ययन जो करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमी में करते हैं। एक उपभोक्ता का मतलब भाई एक उपभोक्ता या एक उत्पादक कैसे भी कह लो, तो छोटे स्तर पर हम जो काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ये तो काम नहीं हो रहा कि उपभोक्ता बाजार से जाके सीमेंट सरिया तो नहीं खरीदेगा इतना जितना कपड़ा खरीदेगा, बताइए भाई। सीमेंट सरिया बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का, मतलब बड़ा एरिया है, तो उपभोक्ता इतना तो नहीं खरीदेगा सीमेंट सरिया जितना कपड़ा खरीदेगा। तो इसलिए जो उपभोक्ता उत्पादक इनके व्यवहार का जो बाजार के स्तर पर अध्ययन किया जाता है और बाजार में जो डिमांड सप्लाई का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। आ गए समझ में बात। उसके बाद समिष्ट अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, अरे अनीस भाई तुम कभी मेरा ही चेहरा तो ना देख रहे कि मेरा ही चेहरा देखते रहो कि सर का नहीं आ रहा चेहरा इसलिए बार बार जोड़ रहे हो और बार बार जा रहे हो। पता चला आर्थिक मतलब इकोनॉमी साफ हो जाए सर के ऊपर से और तुम चेहरा ही देखते रह जाओ। अब बाद में तो समझ ही लोगे, पेंडिंग तो अब तुम्हारा काम धर्म है, पेंडिंग करना तो काम तो पेंडिंग करना तुम्हारी आदत बन गई है। समष्टि अर्थशास्त्र, अरे जब तुम रिश्तेदारी में कहीं भी जाओ अपने भैया पहले से सेट होकर जाओ कि हमें क्लास करनी है, तो मोबाइल तुम्हारे पास है, लैपटॉप तुम्हारे पास है, कॉपी तुम्हारे पास, किताब तुम्हारे पास।
तो कोई बात ना, आंसर राइट वाले हैं, पीछे कर लो। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बृहद, यानी बड़े स्तर पर। जब हम अर्थशास्त्र में बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो बड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सड़कें बननी है, जब सड़कें बनेंगी आपके पास, तो उसमें आपको सीमेंट भी चाहिएगा, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीज़ चाहिए। बड़े स्तर पर पुल बनना है, बिल्डिंग्स बननी है, ठीक है नहीं, कोई फैक्ट्री बननी है, या आपके पास आपके बड़ी फैक्ट्री कपड़ों की बननी है, दूध का प्लांट लगना है बड़ा। यानी बड़े स्तर पर जो आपके पास अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है या आर्थिक गतिविधियों का, तो उसे वो हम जो पढ़ते हैं उसे पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। यहाँ पर बृहद स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर जो आर्थिक मुद्दे हैं या आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है नहीं। 1 लाख मतलब 135 करोड़ जनसंख्या के लिए ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है रोजगार। ये बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसका मतलब आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या। मौद्रिक नीति को आरबीआई संचालित करता है, जिसके तहत आपके पास डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है नहीं। सरकार जो है साख सृजन, जो बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है, उसे कंट्रोल करती है सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है, तो ये बड़ा इशू है, ठीक है नहीं। राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार की जो उधारी होती है, यानी सरकार विभिन्न संस्थाओं से या देश से उधार लेकर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, सड़कों पर, पुलों में, या आपके पास अन्य किसी काम में, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, क्योंकि भविष्य में उससे फायदे मिलेंगे। अगर मान लो सरकार दूसरे देशों से उधार लेके केवल लाभकारी योजनाओं में चला देती है, कल्याणकारी योजनाओं में, जैसे या फ्री वाली योजनाओं में कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, ये सारी चीज़ें करके, तो उससे सरकार पर क्या बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। तो वो अर्थव्यवस्था के पूरे चक्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो ना तो आयात कर सकती है ज़रूरत की चीज़ों को, और ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामले में। तो उससे क्या होगा, सारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो तितर बितर हो जाएगी किसी देश की। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, बजट, यानी सरकार विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए हर साल बजट पेश करती है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट पेश किया जाता है। तो वो आपके पास बड़ी गतिविधियों के लिए किया जाता है। सरकार को पुल बनाने हैं, सरकार को फैक्ट्रियाँ बनानी हैं, सरकार को और बहुत सारे काम करने हैं, मतलब अस्पताल बनवाने हैं, सरकार को विभिन्न जो है इंस्टीट्यूशन बनवाने हैं, आईआईटी खोलने हैं, एम्स खोलने हैं। तो बड़ी स्तर पर जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। आया समझ में। तो इसमें आय और रोजगार का जो सिद्धांत है उसे वो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मैक्रो इकोनॉमी में जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ आय और रोजगार का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार क्रिएट होता है। जब सरकार एम्स बनाती है, सरकार पुलों का निर्माण करती है, तो वहाँ रोजगार भी बनता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उससे आय बढ़ती है लोगों की। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जो समग्र अध्ययन है, संपूर्ण अर्थ इकोनॉमी के बारे में, तो वो आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और केवल एक व्यक्ति या उपभोक्ता के स्तर पर या कीमत सिद्धांत के स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है, तो वो माइक्रो के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको पता चला मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी क्या होते हैं। घटक की बात करें इसके हम, अगर मतलब मैक्रो के, तो राजकोषीय नीति, सरकार की उधारी लेने की प्रवृत्ति वाला। मौद्रिक नीति, यानी कि रिजर्व बैंक कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है, कैसे बैंकों के पास जो धन है उसे कंट्रोल करती है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई। अविस्फीति यानी कि मतलब आपके पास मुद्रा महंगाई, और यहाँ अविस्फीति इसका उल्टा होती है बिल्कुल, यानी मंदी का दौर आ जाता है अर्थव्यवस्था में।
तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। सरकार का बजट, सरकार जो बजट पास करती है वो एक बड़े एरिया को कवर करता है अर्थव्यवस्था के। भुगतान संतुलन, यानी गवर्नमेंट ने कितना आयात किया कितना निर्यात किया, वो जो खाता है आयात निर्यात वाला जो खाता है उसे भुगतान संतुलन बोला जाता है। मुद्रा की आपूर्ति यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है देश में, कितना मुद्रा की आपूर्ति हो रही है अन्य देशों से, वो सारी चीज़ें। रोजगार का मुद्दा है, यानी कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है सरकार की नीतियों से या सरकार की क्रियाओं से, तो उन सब का अध्ययन जो है। विनिमय दर का, एक्सचेंज रेट का, यानी कि आपके पास रुपए की कीमत कितनी है डॉलर के मुकाबले, इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। आया भाई समझ में? कौन सा? अरे आय और रोजगार का सिद्धांत, जब बड़ा क्षेत्र है आपके पास इकोनॉमी का, यानी कि यहाँ पर जब बड़ी क्रियाएं हो रही हैं तो वहाँ रोजगार भी जनरेट होगा कि नहीं होगा। जब आपके पास सरकार पुल बनाएगी तो वहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं लोगों को मिलेगा। जब सरकार कोई एम्स को संतुलित कहाँ है, संतुलित उत्पाद, संतुलित कहाँ है यहाँ पर? हाँ या संतुलित उत्पाद, संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर के सिद्धांत। संतुलित उत्पाद का मतलब इकोनॉमी में आपके पास इस टाइप से बैलेंस, किस हिसाब से बैलेंस रखा जाए कि मुद्रास्फीति ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े, ठीक है नहीं, कि डिमांड और सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये है संतुलित उत्पाद का मतलब। एवं रोजगार का स्तर, यानी कैसे अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाया जाए ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और अर्थव्यवस्था में गति बनी रहे, ठीक है नहीं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो सामान नहीं खरीदेंगे, और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं तभी तो उसका उत्पादन होता है। जब वस्तु खरीदी नहीं जाएंगी तो दुकान में वो आपके पास टंगी रहेंगी, तो उससे क्या होगा, फिर कोई जो उस वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है उसका जब सामान नहीं बिकेगा तो फिर उत्पादन क्यों करेगा वो। तो जब वो उत्पादन नहीं करेगा तो जहाँ से वो कच्चा माल लाता है तो वो कच्चे माल वाले का भी कच्चा माल नहीं बिकेगा, और जो कच्चा माल कहाँ से आता है, किसान के खेतों से, तो किसानों की जो खेती है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप से जैसे हम अध्ययन करते चले जाते हैं ना, तो ये सारा जो अध्ययन होता है वो मैक्रो लेवल पर होता है, ठीक है नहीं, क्योंकि ओवरऑल अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। केवल ऐसा नहीं है कि अब दुकानदार है, दुकान में अगर सामान रखा हुआ है, अब ये सामान बिकेगा नहीं, तो इस सामान को जो बनाने वाली कंपनी है, कंपनी जब उसका सामान नहीं बिकेगा, उसके पास ऐसे ही रखा रहेगा, तो वो क्या काम करेगी, छटनी करेगी। वो अपनी आय को या संतुलित करने के लिए अपने बिजनेस को छटनी करेगी, रोजगार को कम करेगी, लोगों को नौकरी से निकालेगी क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। और जब कंपनी का ये माल नहीं बिकेगा तो ये माल में जो भी कच्चा प्रोडक्ट लगा तो वो कहाँ से लगा, मतलब आपके पास छोटे व्यापारी का कच्चा प्रोडक्ट, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब छोटा व्यापारी सामान किससे खरीदता है, किसानों से, फिर किसान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो देखो एक मतलब पूरी ओवरऑल अर्थव्यवस्था कैसे हिल गई आपके पास, अगर संतुलित उत्पाद नहीं हुआ, उत्पादों का संतुलन नहीं हुआ, यानी कि कीमत कम हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, रोजगार कम हो गया, तो कैसे पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे प्रभावित हुई, समझ रहे हो। तो इस बात का जो हम अध्ययन करते हैं वो जो करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत ही करते हैं इन सारी चीज़ों का। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के घटक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कौन कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के घटक की बात करें तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, वो 5 क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का जो संबंध होता है अर्थव्यवस्था के
उन क्षेत्रों से होता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे फसल का उत्पादन, ठीक है नहीं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है कृषि, मतलब आपके पास, और उससे आप आलू की फसल उगा रहे हो, तो आलू जो प्राप्त किया आपने तो प्राकृतिक उत्पादन हो, मतलब संसाधनों से उत्पाद प्राप्त हुआ आपको, यानी प्राकृतिक संसाधन का मतलब भूमि, भूमि से आपको आलू प्राप्त होगी। तो अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तो वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है नहीं। जैसे कृषि है या कृषि से समृद्ध क्षेत्र है, संबंध जो भी आपके पास कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो सारे वानिकी है, वनों से जुड़ा हुआ मामला है, मत्स्य पालन है, खनन है, उत्खनन है, ये सारी गतिविधियाँ जो होती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कृषि कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्यों कहा जा रहा होता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर हम क्या काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये सारे क्षेत्र आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। यही अरे समृद्ध का मतलब होता है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र बोला ना, तो उसका मतलब कृषि और कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, पशुपालन वगैरह है या अन्य कोई गतिविधियां हैं कृषि से जुड़ी हुई, वो सारे क्षेत्र। हमारा जब सिर पे बाल अगर ना हो तो लोग बिग लगवाते हैं, ठीक है नहीं। तो वो बिग क्या होता है, शरीर सिर से जुड़ा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं समृद्ध। संबद्ध का मतलब होता है जुड़ना, आया समझ में है। अच्छा, जब कार में लोग जाते हैं और कार में लोग गाना गा रहे होते हैं ऐसा कर करके, ठीक है नहीं, तो वो जो डेक चल रही होती है वो समृद्ध है, उस मतलब जो वो डांस जो कर रहा है, वो जो गा रहा है, तो उसमें जो गाना बज रहा है वो उसका जो म्यूजिक और म्यूजिक से समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है नहीं। कि म्यूजिक और आपके पास सिंगिंग, म्यूजिक में आपको आप धुन दे रहे हो, सिंगिंग में आप गा रहे हो, सही है नहीं। हमारी बात समझिए, कृषि में आप क्या काम कर रहे हो, खेत से धान उत्पादन कर रहे हो और उन धानों का आपके साथ में पशुपालन भी कर रहे हो, दूध भी बेच रहे हो आपके पास। तो कृषि जहाँ पर कृषि की क्रियाओं का यूज हो तो उसे बोला जाता है कृषि और कृषि से समृद्ध क्षेत्र। हमारी बात समझिए, आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह यूज किया जाता है। यानी कि टमाटर आपने बोया, मतलब टमाटर का उत्पादन किया, टमाटर, ये तो हुआ उत्पादन जब आपने किया प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है नहीं, प्राइमरी सेक्टर। अब टमाटर से आप टमाटर ले गए फैक्ट्री में और वहां पर आपने टमाटर की बना दी चटनी, टमाटर की बन गई अब चटनी। तो ये जो क्षेत्र बना, ये जो जहाँ पर ये प्रोसेसिंग हुआ, ये क्षेत्र आ गया सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आ गई। जहाँ पर प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, उनके उत्पादों को प्रोसेसिंग कर कर या कुछ में कुछ परिवर्तन कर कर नया उत्पाद जो बनाया जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है मतलब विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण का मतलब दोबारा उसका हमने प्रोसेसिंग करके निर्माण कर दिया। समझ में आ रही बात कि यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो हमें कच्चे उत्पाद मिलते हैं प्राथमिक क्षेत्र से, जैसे गेहूँ मिला आपको, गेहूँ तो आपको ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ कृषि से, उसके बाद आपने इसका आटा बना दिया और आटा बना के आप बेच रहे हो, तो ये सेकेंडरी क्षेत्र हो गया। क्योंकि आटा बनाने के लिए आपको मिल लगानी पड़ेगी या बड़ी कोई चक्की पक्की लगानी पड़ेगी, तो आटा आपको सीधा कृषि से नहीं मिलता, ये आपने प्रोसेसिंग करके बेच रहे हो आप। तो ये सेकेंडरी से क्षेत्र का मामला हो गया, और ये गेहूं उत्पादन हो गया प्राइमरी का। क्लियर हुआ।
तो सेकेंडरी क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने गेहूं कच्चा माल की तरह यूज किया, गेहूं को डाला और आटा प्राप्त किया। जैसे इस क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुएं आती हैं। विनिर्मित का मतलब यही होता है कि जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर कोई भी उद्योग लगा हुआ है, वो भी सेकेंडरी क्षेत्र का अंतर्गत है। जैसे आपके पास कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है वही प्रोसेसिंग करना, दोबारा निर्माण करना। निर्माण कार्य यानी कि बिल्डिंग बनाना। कहीं भी आपके पास बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो बहुत सारे संसाधनों का यूज होता है। निर्माण कार्य का मतलब बिल्डिंगों का निर्माण करना। तो ये जो कार्य है ये कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये आपको सेकेंडरी क्षेत्र में रखा है। गैस तेल निकालना, विद्युत की आपूर्ति, ये सारे काम जो हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है, ये सारे आपके पास कहाँ गए? सेकेंडरी सेक्टर। आगे बात सुनने। वो प्राइमरी में आता है, वन संरक्षण तो। हाँ हाँ, वन है, वनों में जो उत्पाद है, वनों से जो शहद प्राप्त हो रहा है, वनों से जो फल प्राप्त हो रहे हैं, ये सब आपके पास कृषि क्षेत्र में आएंगे। लेकिन वनों से आपको शहद तो मतलब शहद मिला तो कृषि क्षेत्र में आ गया, फल मिले तो कृषि क्षेत्र में आ गया, लेकिन फलों का जूस जो बनाया जा रहा है तो वो कृषि, वो फिर द्वितीय क्षेत्र है, क्योंकि आपने उसमें हाँ, वो आपने प्रोसेसिंग कर दी, उसके लिए कुछ तो आप लगाओगे, मशीन उशीन का यूज करोगे कि नहीं करोगे? आपको जूस सीधा कृषि से प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है नहीं, तो वो विनिर्माण क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आप उसमें प्रोसेसिंग का काम कर रहे हो। तो ये हाँ, तो ये अपने आप में क्वेश्चन ही तो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ये देखो, ये जो खनन खनन और उत्खनन, ये ध्यान कर लेना, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है नहीं। ये जो कोयले की खाने वाने मतलब खुदाई होती है या कोई भी ऐसा काम होता है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये आपको अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है नहीं। अब सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, टर्सरी क्षेत्र क्या होता है? तो जो चटनी बनी आलू की, मतलब उसकी टमाटर की, उस चटनी को जो बेचने के लिए जाएगा, चटनी को अपने ठेले पर रखकर बेच रहा है जो व्यक्ति, तो ये हो गया सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है नहीं। आप पढ़ लिख रहे हो, पढ़ लिखने के बाद जो आप नौकरी करोगे वो कौन से क्षेत्र में जा करोगे? तीसरे में। हाँ, आप कुछ भी सेवा दे रहे हो, अगर जैसे आपने होटल खोल रखा है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सब सेवा क्षेत्र के एरिए। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। आप पढ़ लिख गए, आपने अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद आपको नौकरी मिल गई। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने पढ़ा लिखा, मुझे जॉब कर रहा हूँ, मैं चाहे वो प्राइवेट कर रहा हूँ, तो मैं एक सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुम लोग आके टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो पूरा अर्थव्यवस्था का आपके पास ये संस्थान को लाभ हो रहा है, संस्थान टैक्स दे रहा है। तो यानी कि सेवाओं का उत्पादन जो जिस क्षेत्र में किया जाता है उस क्षेत्र, उसे बोला जाता है सेवा क्षेत्र। जैसे होटल है, होटल में आपके पास लोगों को सेवाएं मिलती हैं, व्यापार में मिलती हैं, रास्ते में आपके पास खाना पाना ठीक ठाक मिलता है, परिवहन के साधन में सेवा उपलब्ध कराई है आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रेन ले जाती है। संचार के क्षेत्र हैं, आप आराम से किसी से भी बातें कर लेते हो, दिन में रात में खूब सोना बाबू कह देते हो, उसके बाद अपने कार्य को अंजाम दे देते हो, ठीक है नहीं। ये सब सेवा क्षेत्र का काम है। भंडारण है, किसी चीज़ का आप भंडारण कर देते हो। क्या हुआ नहीं है? अच्छा, बैंकिंग है, ठीक है। बैंकिंग में आप बैंक में जाते हो, खाता खुलवाते हो, बैंक सेवा ही तो दे रहे हैं ना वहाँ लोग,
भाई जो जॉब कर रहा है वो सेवा ही तो दे रहा है। बीमा क्षेत्र है। मतलब जो भी जॉब का काम है, चिकित्सा है, शिक्षा है, रियल इस्टेट है, यानी कि मकान जो बन रहे हैं, ठीक है नहीं। देखो यहाँ निर्माण का मतलब होता है कोई भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन रियल इस्टेट में क्या होता है, लोग जो काम कर रहे हैं, मकान बनना तो निर्माण कार्य में आएगा, पुल बनना, ये सब चीज़ें। लेकिन वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सेवा क्षेत्र में आएगा। समझ में आ रही है बात। और लोग, रियल इस्टेट ये होता है बिल्डिंगें बनाना जो होता है, ये बिल्डिंगें जो बनती है, ये मकान जो बनते हैं। नहीं, ये जो शहरों में बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डर जो बिल्डिंग बनाती है वो सब रियल इस्टेट में आता है। लोक प्रशासन है, यानी जो भी आपके पास सरकारी सेवाएं हैं, पुलिस है या कोई भी सरकारी बस है, सरकारी ट्रेन है, ये सारी जो सेवाएं लोग दे रहे हैं वो सब लोक प्रशासन में आता है। तो ये सारे क्षेत्र आपके सेवा क्षेत्र में। कोई भी सेना का, आर्मी है, आर्मी में जो लोग हैं या वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो सब आपका सेवा क्षेत्र में है। ठीक है नहीं। तो सेवा क्षेत्र का मतलब जहाँ पे जॉब का काम हो रहा है, सेवा दी जा रही है, तो सेवा क्षेत्र हो गया। हम्म। चटनी होटल में जाए जाए और चटनी को जो सर्व कर रहा है वो व्यक्ति, उसकी जो सेवा है वो तृतीय क्षेत्र में है। तुमने जैसे तुम जाते हो होटल में खाना खाने के लिए, आप ऑर्डर कर देते हो, ले भाई ये लेकर आइए, तो वो जो व्यक्ति लेकर आता है, वो जो उपलब्ध करा रहा है आपको, वो सेवा क्षेत्र है नहीं। क्योंकि होटल में आप जाते हो तो आपको सेवाएं तो दी जाती हैं कि बोले हाँ आइए सर, आइए आइए बैठिए, ये सर ये हमारा जो है। हम्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सेवा क्षेत्र आपके क्लियर हुए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब लग रहा है आपको इकोनॉमी हार्ड है क्यों भाई। उसके बाद आता है, हाँ दिक्कत क्या नहीं है बताइए क्यों भाई। सब क्लियर है, क्लियर तो हो जाएगा तो तुम बाबा हो गए। देखो, चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ और पंचक क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, जब व्यक्ति एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद वो बाबू नहीं रहता, फिर बाबा हो जाता है वो। हम्म। यह है आपके पास तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है। इन्होंने इसलिए तो स्टेटस पे वो चीज़ लगाई कि सब लोगों को दिख जाए कि टाइगर अभी जिंदा है। देखो, जो क्वार्टिनरी सेक्टर है, जो चतुर्थ क्षेत्र है, वो क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाली उन्नत रूप से जो सेवाएं हैं, जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का जरूरत होती है, वो जो सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में आती है। यहाँ पर विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, प्रबंधीय कौशल की जरूरत होती है। यानी जितने भी आपके पास आईआईटी हैं, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है नहीं, जितनी आपके पास मतलब कंप्यूटर साइंस है, ये जो इस टाइप की पढ़ाइयाँ होती हैं जहाँ विशेष कौशल की ज़रूरत रहती है। कोई भी जैसे वैज्ञानिक आपके पास है, वैज्ञानिक कोई काम है तो वहाँ विशेष पढ़ाई की ज़रूरत है। कोई फिजिक्स से संबंधित काम है, जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मान लो मैं आईएएस की तैयारी करे हुए नहीं होता तो क्या मैं क्वेश्चन बना लेता आईएएस वालों के, नहीं बना पाता। या मुझे लैपटॉप की नॉलेज नहीं होती तो मैं वहाँ टाइप कर लेता, नहीं कर पाता। तो आपके पास कुछ जो मतलब तृतीय क्षेत्र के वो क्षेत्र जहाँ पर विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, यानी कि वो सेवाएं जहाँ पर विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उसे इंजीनियरों को हायर करना है तो वो आईआईटी में जाएगी, ठीक है नहीं, उसे मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, उसे एचआर के लिए, तो वो आईआईएम में जाएगी। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय तकनीकी संस्थान। और आईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो मैनेजमेंट का जहाँ काम आता है तो वहाँ कुछ नहीं करना होता, सिंपल ग्रेजुएशन करना होता है। इंटर के बाद जो है आईआईटी होती है, और आईआईएम तो आप बीए के बाद भी कैट के थ्रू कर सकते हो। कैट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है पहले। कैट के एग्ज़ाम में आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको मैनेजमेंट का कोई भी अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो हाईलाइट तो इसलिए होता है ना, सीटें कम है, बहुत कम लोगों को पता है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कॉलेज मिलते हैं, उसका जॉब का ठीक ठाक हिसाब रहता है, कंपनी वहीं से ले जाती हैं ऐसे लोगों को जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, अच्छा पैकेज रहता है, इसलिए तो उसमें ज़्यादा वो है। भाई ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस होता है, उसमें रैंक आना, नीट के थ्रू एमबीबीएस का एडमिशन होना। तो ये सारे जो मतलब जो सेवाओं में भी कुछ सेवाएं ऐसी हैं उनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के लिए भाई उसे एमबीबीएस या कोई वैसा कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई हर आदमी डॉक्टरी कोई ना कर ले, गाँव की तरह की 1 साल कहीं सीख लिया और उसके बाद डॉक्टर बन गए, ठीक है नहीं। तो यहाँ वो डॉक्टर गाँव में तो चल जाएगा, लेकिन उसी डॉक्टर को अगर हॉस्पिटल में मतलब रखा गया तो उससे नहीं काम होगा। गाँव में तो ये है कि वो दवाई देता रहेगा इधर उधर की। तो कुछ सेवाएं जहाँ पर विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, विशेष नॉलेज की जरूरत होती है, उन सेवाओं को किस में रखा जाता है, चतुर्थ क्षेत्र में, क्वांटेनरी आपके पास सेक्टर क्वाट हाँ। तो चतुर्थ क्षेत्र ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बस क्या है कुछ विशेष ज्ञान वाले जो सेवा हैं वो इसमें आती हैं। जैसे पोर्टफोलियो प्रबंधक है, ये क्वेश्चन है अपने आप में, मैं जैसे जो लिखवाता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है, सेवा या चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है। पोर्टफोलियो प्रबंधक है, पोर्टफोलियो का मतलब मंत्रालय है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्रालय। उसमें जो मैनेजर होते हैं, मंत्रालय को जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी लोग, ये म्यूचुअल फंड चलाने वाले जो लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ये सारे जो लोग इसमें आते हैं। और अर्थव्यवस्था का पंचक क्षेत्र क्या है, ठीक है नहीं। पंचक क्षेत्र में क्या है आपके पास, क्यूनरी क्षेत्र क्या है कि इसमें उच्च किस्म की सेवाएं आती हैं, बहुत मतलब ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है इसमें। ये विशेषज्ञ शामिल होते हैं, कोई पीएचडी होल्डर है या कोई अपने सब्जेक्ट का मास मतलब पूरा वो डिलीट है उपाधि प्राप्त, किसी के पास पीएचडी है, यानी कि इसमें उच्च किस्म की सेवाएं आती हैं। यहाँ विशेषज्ञता का जो है रोल रहता है। जैसे उच्च प्रबंधक है, यानी कोई बड़ा मतलब बड़ी कंपनी का प्रबंधक है, तो वो जब भी बनेगा जब उसने बड़े कॉलेज से जो है आईआईएम किया होगा। शोध करता है, जो पीएचडी के लिए शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, कानूनी सलाहकार हैं, यानी बहुत बड़ी पढ़ाई किए हुए कानून की। तो ऐसे जो लोग हैं आपके पास, जैसे सरकार का कानूनी सलाहकार वो बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की वो रखता है योग्यता। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो पांचवें क्षेत्र में आते हैं। तो ये चौथा और पांचवा क्षेत्र ये तीसरे क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर लोग 3 क्षेत्रों को डिस्कस करते हैं। तीसरा और चौथा ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत ही जुड़ा हुआ है सेवाओं में, तो इसलिए लोग बस केवल 3 क्षेत्रों को बताते हैं अर्थव्यवस्था की। लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा अलग अलग करके कैटेगरी में बता दिया, ठीक है नहीं। ये जो पांचवें क्षेत्र के लोग होते हैं ये नीति निर्माण में सहायता देते हैं, यानी ये सरकार के जब विशेषज्ञ प्राप्त सरकार जो होती है वो विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है अपने हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में। तो वो लोग ये होते हैं ये जिन्हें अपने सब्जेक्ट का में महारत हासिल होती है। समझ में आया? ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है नहीं। आज की क्लास यहाँ तक करते हैं, बाकी हम कल समझा देंगे। बचा बहुत है बाबू, ये 10 मिनट में मैं लेट हो जाता हूँ ना, ये तो 10 मिनट मुझे फिर आगे के सारे 10 मिनट लेट कर देते हैं। अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, कोई कम कोई ना, बहुत सारा बचा हुआ है। 3 पेज यहाँ समझाया जा रहा है, इन्हें तुम खुद भी पढ़ लोगे अब तो तुम्हारे समझ में आ जाएंगे ये। घर से पढ़ कर आना, इसे जो तुम्हारे अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा, ठीक है नहीं। कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं ना जो हार्ड होते हैं, वही नहीं समझ